हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर डूइंग पॉलिटी सीरीज 1 और पॉलिटी सीरीज 1 में हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और आज हम लोग करेंगे आर्टिकल नंबर 19 को कवर। हम लोग शुरू कर चुके हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी में खत्म कर चुका हूँ 14 से लेकर 18 तक। उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आर्टिकल 19 में हमें क्या कवर करना है और आर्टिकल 19 क्या कहता है, हमसे समझ लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से। एक चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो के स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है umi_upse। चलिए चलते हैं। SC नहीं SC। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आर्टिकल 19 हमसे क्या कहता है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की परमिशन, हमें 6 तरह की आज़ादियां हम लोगों को दी गई हैं। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आपको बोलने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। आपको एकत्रित होने की आज़ादी है बिना हथियारों के। आपको एसोसिएशन, संगठन बनाने की, यूनियन बनाने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर घूमने की आज़ादी, आपको कहीं भी जाने की आज़ादी है। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी आपको रहने की आज़ादी है, रेजिडेंट। ठीक है। ओमिट, उसके बाद क्या है, ये ओमिटेड बाय दी 44th अमेंडमेंट 1978। ये क्या ओमिट करा था हमने? ओमिट करा था 44th अमेंडमेंट से ओमिट करा था राइट टू प्रॉपर्टी, होल्ड, एक्वायर और डिस्पोज। ये हमने ओमिट कर दिया था। उसके बाद हमें आज़ादी है क्या करने की? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसके जो बाकी आर्टिकल के जो बाकी क्लॉज है, यानी क्लॉज 2, 3, 4 और 5 और उसके बाद जो छठा क्लॉज है वो भी, इन सब में यही बताया हुआ है कि जो प्रीवियसली हमने जो ये फ्रीडम्स देखी हैं, ठीक है, जो 6 फ्रीडम्स की हमने बात करी, स्पीच की बात करी, असेंबली की बात करी, उसके बाद एसोसिएशन बनाने की बात करी, मूवमेंट की बात करी, रेजिडेंस की बात करी और ट्रेड की बात करी, प्रोफेशन की बात करी, इनके ऊपर सरकार जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। किस तरीके से इंपोजिशन हो सकती है, क्या क्या इंपोजिशन हो सकती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर उसके साथ। सबसे पहले बात करेंगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। implies every citizen has right to express his views, opinions, beliefs and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picture और एनी अदर मैनर। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, स्पीच और एक्सप्रेशन इंक्लूड करते हैं माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर। पिक्चरिंग मतलब जैसे कि आप कार्टून बनाते हैं, आता है ना न्यूज़पेपर में कार्टून्स जो आते हैं, वो सारी चीजें जो हैं। ठीक है जी। उसके अलावा व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस, कुछ भी अपने अपने व्यूज रख सकते हो, अपने ओपिनियंस रख सकते हो, बिलीव्स, कन्विक्शन, कोई भी चीजें आप बोल कर, लिख कर, छाप कर, पिक्चर बनाकर, किसी भी तरीके से आप उन चीजों को रख सकते हो। उसके बाद प्रेस की आज़ादी है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करने की आज़ादी होगी। फोन टेप अगर कर रहा है तो उस चीज के अगेंस्ट आपको आज़ादी है, आपका कोई फोन टेप नहीं कर सकता है बिना आपकी इजाजत के। राइट टू टेलीकास्ट, कुछ भी टीवी पर दिखाने की आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि आपको उससे पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। राइट अगेंस्ट बंद बाय पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज बंद बुलाती है ना, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। राइट जो बंद है वो राइट टू स्पीच के दायरे में, राइट टू एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आते हैं। आगे एक केस स्टडी बताऊंगा इस पर। राइट टू नो, जानने का अधिकार है आपको। राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर, स्पीच के अंदर ही आपको जानने का अधिकार है कि सरकार क्या गतिविधियां कर रही है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का भी अधिकार है। अगर स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है तो चुप रहने का भी आपको अधिकार है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का पहले से सेंसरशिप सरकार नहीं कर सकती, मतलब सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती न्यूज़पेपर में क्या छपेगा या क्या नहीं छपेगा। और क्या है, ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस 2 बार आ गया है, इसको एक ही बार नोट कीजिएगा, ये गलती से डबल टाइप हो गया यहाँ पर, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट टू स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेट करने का राइट है आपके पास, लेकिन जो स्ट्राइक है यानी हड़ताल करने का राइट जो है वो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता। उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिले ही मिले ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक चीज तो ये याद रखिएगा, सरकार किस बेसिस पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, सॉवरेनिटी के ऊपर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, या सिक्योरिटी रीजन से, या फ्रेंडली रिलेशन से, या हमारे कहीं मान लीजिए फॉरेन स्टेट के साथ कोई रिलेशन है और आप उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों पर सरकार पाबंदियां लगा सकती है। अब बंद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, दे डू नॉट फॉल विद इन दी फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच। जो बंद पॉलिटिकल पार्टी जो बंद बुलाती हैं वो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं। उसके बाद बंद सिर्फ एक वार्निंग होती है कि आपको आपके काम पर जाने से रोका जाएगा या आपको आपकी दुकान खोलने से रोका जाएगा, लेकिन
ऐसा आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी के काम पे जाने से या किसी को दुकान खोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लेजिस्लेचर को, कानून को उसे रोकना चाहिए, उस चीज़ को प्रोहिबिट करना चाहिए। और अगर कानून ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं रहती है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, कोर्ट बीच में दखल देके लोगों के राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार और पढ़ने के अधिकार को बचा सकता है। अगर इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई बंद किसी व्यक्ति को काम करने से रोकता है या किसी को पढ़ने से रोकता है, तो उसके ऊपर कोर्ट इंटरवीन करके उस व्यक्ति को वो अधिकार दिला सकता है। कौन से केस में ये कहा था? केस का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम वर्सेस भारत कुमार, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली की। असेंबल होने की परमिशन है, लेकिन पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, बिना हथियारों की होनी चाहिए। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो सेक्शन 44 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 144 के तहत असेंबली के ऊपर रोक लगा सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट कन्विंस है कि ये लॉ को क्या कहते हैं, अनोयंस होगी या डेंजर टू ह्यूमन लाइफ होगा या फिर ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा या फिर पब्लिक की शांति को भंग करेगा, तो उन सारे बेसिस को कंसीडर करके अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड मैजिस्ट्रेट इस चीज को, असेंबली को रोक सकता है। उसके अलावा अंडर अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय आचार संहिता की धारा 141 के तहत किसी भी असेंबली को अनलॉफुल करार दिया जा सकता है इफ रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। अगर वो असेंबली किसी भी विधिवत तरीके को या किसी भी कानून को लागू होने से रोक रही है, तो किसी भी कानून के आड़े आ रही है, तो उस असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या फिर फोर्सफुली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, या फिर आप जबरदस्ती किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, आपने गुट बना के गए और आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके कब्जा कर लिया, तो जी क्या होगा, उस असेंबली को भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो असेंबली की परमिशन है ना, वो केवल पब्लिक लैंड के ऊपर है, प्राइवेट लैंड के ऊपर आप असेंबल नहीं हो सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उसके प्रमाइसिस में आपको असेंबली करने की परमिशन दी जाए ये जरूरी नहीं है, उसके प्रमाइसिस में आपको इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप सड़क के ऊपर असेंबली कर सकते हो, उस चीज की परमिशन है। तो पब्लिक लैंड के ऊपर असेंबली करने की परमिशन है, प्राइवेट लैंड के ऊपर असेंबली करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उस असेंबली में। और फिर फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, टू डू एन इलीगल एक्ट, अगर आप किसी को फोर्स करते हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, कोई गैर कानूनी काम करने के लिए, या फिर आप किसी सरकारी अधिकारी को धमकाते हैं या डराते हैं, द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स, यहाँ पर आएगा ये देखिए, ये है इट्स ऑफिशियल्स, ठीक है, आप डराते हैं, तो उस असेंबली को अनलॉफुल दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। उसके बाद एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस बनाने की परमिशन होगी, क्लब्स बनाने की परमिशन होगी, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टनरशिप फर्म्स बनाने की परमिशन होगी। उसके बाद ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर ये अधिकार देता है ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस बनाने का, तो ये अधिकार देता है एसोसिएशंस ना बनाने का भी। तो देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं। नेगेटिव राइट्स वो होते हैं जो किसी तरीके के अधिकार को छीनते हैं, या मतलब किसी तरीके के राइट को छीनते हैं। और पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो किसी तरीके का राइट आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कह लीजिए, नेगेटिव वाले किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाते होंगे और पॉजिटिव वाले किसी तरीके की लिबर्टी प्रोवाइड करते होंगे। तो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपके पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, उस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करा जाए, इसके लिए आप फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा एससी है, ट्रेड यूनियंस हैव नो राइट टू कॉल लॉकआउट, तालाबंदी करने का अधिकार नहीं है ट्रेड यूनियंस का। दूसरा, स्ट्राइक करने का अधिकार है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं वो कानूनी तरीके से स्ट्राइक को रोक सकती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। और एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 19 जो है, इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। उसके बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। आपको देश में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी है, लेकिन सरकार आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है दो केसेस में। एक तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, जैसे कि कोविड के दौर में लोगों के घूमने फिरने पर रोक थी, एक चीज। दूसरा, उसके बाद एड्स पेशेंट के ऊपर, एड्स पेशेंट को रिलोकेट करने से या घूमने फिरने से
रोका जा सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है या जो है कल्चरली प्रोटेक्टेड एरिया है, तो उस एरिया में आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है वहाँ के कल्चर को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बचाने के लिए, ताकि उनको हानि ना पहुंचे इसलिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल मूवमेंट है यानी विद इन द कंट्री जो मूवमेंट है उसको डील करता है आर्टिकल 19, और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है यानी देश के बाहर जाना और देश के बाहर से लौट कर आना वापस, उसको आर्टिकल 19 डील नहीं करता है। उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? उसको डील करने के लिए है आर्टिकल नंबर 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आईएलपी होता है इनर लाइन परमिट, जैसे मणिपुर वगैरह के लिए है। आप अगर वहां पे घूमने जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, मतलब आपको पहले बताना पड़ता है कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, क्या आपका पर्पज ऑफ विजिट है, कितने दिनों तक आप यहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कब जाएंगे। ये सारी चीजें इनर लाइन परमिट के तहत आती हैं। मतलब ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा करा जाता है वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि आप ऐसा ना हो कि आप जाएं घूमने के पर्पज से और वहीं पे जाके बस जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो, इसलिए आपको वहाँ पर आईएलपी लेना पड़ता है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि आप केवल यहाँ पर घूमने के पर्पज से ही आए हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, कहीं पर भी घर बनाने का अधिकार है आपको। आप टेम्परेरी भी कहीं घर बना सकते हैं और आप परमानेंट भी कहीं घर बना सकते हैं, दोनों ही अधिकार आपको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अंडर मिलते हैं। लेकिन कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में या कुछ कल्चरली प्रोटेक्टेड एरियाज में सरकार जो है वो घर बनाने से आपको रोक सकती है, ऐसे अधिकार सरकार के पास हैं। दूसरा, प्रोस्टिट्यूट्स को और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी रोका जा सकता है इन सर्टेन एरियाज में रेजिडेंस बनाने से। सर्टेन एरियाज में रेजिडेंस बनाने से प्रोस्टिट्यूट और हैबिचुअल ऑफेंडर्स जैसे लोगों को रोका जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and laws। इसका मतलब क्या है? जो ट्राइबल लोग हैं उनको आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपने एरिया के प्रॉपर्टी राइट्स को बना सकते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी सभ्यता के हिसाब से और अपने नियमों के हिसाब से अपने यहाँ के प्रॉपर्टी राइट्स को वो खुद बना सकते हैं। ट्राइबल्स को अधिकार है ये। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी क्वालिफाइड है। आपको किसी भी तरीके के प्रोफेशन को प्रोफेस करने की आज़ादी है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए कोई टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई है तो उसको आप प्रोफेस नहीं कर सकते। जैसे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, क्लिनिक खोलने के लिए आप डॉक्टर होने चाहिए, मतलब एमबीबीएस की आपके पास मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, या आप अगर मान लीजिए पुल बनाना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो सर्टेन जो टेक्निकल प्रोफेशंस हैं जिनके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि अगर आप चार्टेड का काम करना चाहते हैं तो आपके पास पहले सीए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। उसके बाद सरकार खुद भी कोई बिजनेस, कोई ट्रेड कर सकती है और वो उसमें चाहे तो सिटीजन्स को इंक्लूड कर सकती है, चाहे तो सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं कर सकती है। इस चीज़ का भी सरकार के पास अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर नीचे तो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी लिखी हुई है। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल is a positive step toward bringing down the consumption of alcohol। केरला बार हाउस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस था। इसमें जो बार हाउसेस थे उन्होंने अपील करी कि भाई हमें यहाँ पे अल्कोहल बेचने से मना कर दिया गया है, तो ये तो हमारे राइट टू प्रोफेशन का हनन है। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्कोहल बेचना मना करा है टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक वेलफेयर, टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर, ऐसा करा जा सकता है। इसलिए जहां पर पब्लिक वेलफेयर और प्रोफेशन, इंडिविजुअल प्रोफेशन की बात आएगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पब्लिक वेलफेयर को अपहेल्ड करेगा, प्रोफेशन, इंडिविजुअल प्रोफेशन को तवज्जो नहीं देगा। उसके बाद द ट्रेड लिकर कैन बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय स्टेट। अमरजीत सिंह सिंधु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि अगर स्टेट चाहे तो अल्कोहल कंजम्पशन पे या अल्कोहल की ट्रेड पे पूरे तरीके से रोक लगा सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद राइट टू प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि आप शार्प शूटर बन जाएं, ठीक है, आप कोई आतंकवादी संगठन बना लें, ये सारी चीज़ें राइट टू प्रोफेशन के अंदर नहीं आती। आप ट्रैफिकिंग का बिजनेस करें, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, इस तरीके के आप बिजनेस प्रोफेस करना चाहें तो इस तरीके के बिजनेस प्रोफेस करने फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंदर नहीं आते हैं, उसके अंडर लाई नहीं करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 19 में बस इतना ही। Please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching this video.